हेलो दोस्तों, तो अभी जो एक्सप्लेन करेंगे हम वो है हमारा 1 मई 2021 का इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो पहली न्यूज़ देखते हैं जीएस पेपर 2 से। दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन की मांग की गई, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर होती है। ठीक है, तो जो कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले हैं उसमें मतलब देखते हुए आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं शोएब इकबाल, उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है मांग की है। संबंधित मतलब उनका कहना ये है कि ना तो वह खुद ना ही सरकार कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित लोगों की कोई मदद करने के लिए सक्षम है। इसलिए दिल्ली में जो राष्ट्रपति शासन है उसको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, इस पे हाई कोर्ट ने क्या टिप्पणी की कि जो है इसमें मतलब उन्होंने कहा कि राज्य नागरिकों के जीवन के अधिकार की रक्षा करने में क्या हो चुकी है, विफल हो चुकी है। उक्त मरीजों का परिवार पिछले 3 दिनों से जो है आईसीयू बिस्तर के लिए विनती कर रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत जो नागरिकों के जीवन का अधिकार है, उसकी रक्षा करने में जो राज्य है वो विफल हो चुका है। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, काफ़ी सारे हैं, 20-22, तो उसमें से एक यही है, नागरिकों के जीवन का अधिकार। ठीक है, भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति शासन 356, मतलब अगर राज्य विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति है वो राज्य सरकार को निलंबित कर सकते हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, 30 अप्रैल में हमने देखा था कि वो जो शक्तियाँ वो उपराज्यपाल को दे दी गई थी। राज्य आपातकाल अथवा संवैधानिक आपातकाल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसमें राज्य में कोई भी मंत्रिपरिषद नहीं होता है। राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है और भारत के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन के संसदीय अनुमोदन और अवधि की अगर बात करें तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर इसे अनुमोदित किया जाना चाहिए, आवश्यक होता है मतलब वो। ठीक है, उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन साधारण बहुमत से अर्थात दोनों सदनों में जो भी मतलब उपस्थित है और जो मतदान कर रहे हैं उनके बहुमत से जो है पास किया जाता है। और ये जो है अधिकतम 6 माह के लिए, उसके बाद इसे मतलब 6 माह के बाद इसे बढ़ा सकते हैं 3 साल तक। ठीक है, इसके लिए संसद में अनुमोदन देना होता है। उसके बाद राज्यपाल की रिपोर्ट अगर देखें तो 356 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं चला पा रही है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। मतलब राज्यपाल को भी एक अपनी रिपोर्ट देनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन का निरसन मतलब उसको हटाया कब जाएगा, तो राष्ट्रपति ही उसे किसी भी समय रद्द कर सकते हैं। इसके लिए संसद अनुमोदन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। इस टाइप के पॉइंट मतलब प्रीलिम्स में आ जाते हैं और फिर हमारे ध्यान से कई बार उतर जाते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे अनुमोदन की हमें ज़रूरत नहीं होगी जब ये निरसन होगा, इसका हटेगा ये। अगला टॉपिक है जो अनुसूचित दवाओं की सूची। ठीक है, तो ये भी पेपर 2 से ही है। सरकार की नीतियाँ विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से संबंध मुद्दों के लिए हस्तक्षेप। तो हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने केंद्र सरकार से मतलब रिक्वेस्ट की है कि जो रेमडेसिविर है उसके लिए अनुसूचित दवाओं की सूची में इसे शामिल करें और उसकी कीमत को विनियमित मतलब रेगुलेट करें। ठीक है, इसमें जो हाई कोर्ट जो अदालत है उसने यह निर्देश दिया कि खंडपीठ द्वारा नागपुर ज़िले में ऑक्सीजन की जो कमी है वो रेमडेसिविर और टैसिलिजुमैब इंजेक्शन और अस्पताल में चिकित्सीय बिस्तर उसकी कमी पर उन्होंने सो मोटो या स्वतः संज्ञान मतलब खुद ही मामले को हाथ में उठा लेना। ठीक है, ये लेते हुए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान जारी किया है। अदालत द्वारा सुझाए गए अन्य अगर उपायों की बात करें तो जो इसमें औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम था उसके प्रावधानों की उदार व्याख्या में तो दवाओं के मूल्य निर्धारण को विनियमित करना संभव होता है इसमें। ठीक है, जो ये अधिनियम है इसके अंतर्गत इसको मतलब सुधार किया जा सकता है। इसमें सुधार कह रहा हूँ, इसको विनियमित कर सकते हैं हम, जो दवाइयों का प्राइस होता है। उसके अलावा जो डीसीए एक्ट है उसके अंतर्गत किसी प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल अगर क्लेमिटी आ गई हो या महामारी जैसे कि अब कोरोना है, उसके दौरान आवश्यक जो दवाएं हैं उनके मूल्यों को प्रतिबंधित करने अथवा विनियमित करने मतलब उनके अगर जो प्राइस है उसको हम प्रतिबंध रोक भी सकते हैं और उससे रेगुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडर द एक्ट ऑफ डीसीए। तो औषधि नियंत्रण अधिनियम जो है डीसीए तथा जो औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम डीसीए, इसके अंतर्गत जो है किसी महामारी के दौरान केंद्र सरकार को आवश्यक दवा को मूल्य तय करने और हेतु अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार भी इसमें जो है इसका मूल्य तय कर सकती है, कोई भी दवाई है तो ऐसे में जो केंद्र सरकार है मतलब उसको जो है इसमें प्राइस में चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है
जो संक्रमित मरीज है उसके परिवारों से ली जाने वाली जो पैसा है उससे धन की उगाही समाप्त हो जाएगी और दवाओं की जो कालाबाजारी है उस पर भी पूर्ण विराम लगेगा। जैसे कि आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एक रेमडेसिविर जो थी वो 1 लाख रुपए में बेची गई। मतलब इस टाइम इतना वो इमरजेंसी है परिवारों को कि वो 1 लाख रुपया भी दे रहे हैं एक दवाई के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से कालाबाजारी भी हो रही है इनकी। ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल्स 1945, इसमें दी गई अनुसूचियों के तहत दवाओं का वर्गीकरण करने संबंधी प्रावधान है और इसमें प्रत्येक अनुसूची की दवाओं के लिए जो भंडारण, बिक्री, प्रदर्शन, औषध विधि, इसके लिए जो है गाइडलाइंस दी गई है इस एक्ट में। ठीक है, अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 2, विधिक माप पद्धति, पैक की हुई जो वस्तुएं होती हैं, नियम 2011। तो विशेष रूप से जो कोविड-19 रोगी हैं उसको ऑक्सीजन सहायता प्रदान करने में काम आने वाला जो चिकित्सीय उपकरण होते हैं उसके आयातकों के लिए अगले 3 महीनों तक इन उपकरणों के लिए आवश्यक पूर्व घोषणा किए बगैर आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब जैसे जो इसके उपकरण होते हैं चिकित्सीय उपकरण, उसको मंगवाने से पहले जो है आयात करने से पहले अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होता है। ठीक है, भारत सरकार का। तो अभी जो है उसको 2-3 महीने के लिए जो है कुछ निश्चित चिकित्सा उपकरणों के लिए आयात की अनुमति दी गई है। ठीक है, सिलेंडर वगैरह जो ऑक्सीजन के वो है, महामारी की स्थिति को देखते हुए और चिकित्सा उपकरणों की मांग को पूरा करने के लिए जो भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग है उसके द्वारा जो चिकित्सा उपकरण है उसके आयातकों को 3 महीने के लिए कुछ निश्चित चिकित्सा उपकरणों के आयात की अनुमति दी गई है। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009, तो ये क्या है, इसका प्रबंधन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मैनेजमेंट जो है उपभोक्ता मामले द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम मापक और माप उपकरणों पर जो वैधानिक अनिवार्यता होती है, ठीक है, जो कानूनी मतलब जो अनिवार्यता है उसको लागू करने का प्रावधान करता है। जो लीगल मेट्रोलॉजी का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तौल और माप इनकी सटीकता एवं सुरक्षा की दृष्टि से सार्वजनिक गारंटी इसमें सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011 मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ता जो पूर्व पैक, जो पहले से पैक हुए वस्तुएं उसको खरीदने से पहले लिखी आवश्यक घोषणाओं के बारे में पढ़े और सही विकल्प चुनने में सक्षम हो। जैसे आप चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह खरीदते हैं ना, तो उस पर दूध वगैरह खरीदते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट होती है, तो इसी टाइप से इसके ये जो है वो काम करता है। ठीक है, लीगल मेट्रोलॉजी। अगला है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, NGFC। ठीक है, तो हाल ही में जो है भारत इसका RBI इसका मेंबर बन गया है NGFC का, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये कब शुरू हुआ था। 12 दिसंबर 2017 को पेरिस वन प्लैनेट समिट, इसके अंदर जो है इसकी शुरुआत की गई थी। यह सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और जो वित्तीय क्षेत्र होता है उसमें जो हमारा एनवायरनमेंट और ये जलवायु जो होती है उसके जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने के लिए इच्छुक जो केंद्रीय बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं किसी भी देश का, जैसे हमारा RBI है, और जो पर्यवेक्षक होते हैं उसका एक समूह होता है। ठीक है, यह संवहनीय अथवा जो स्थायी अर्थव्यवस्था होती है उसकी दिशा में आगे बढ़ने हेतु सहयोग देने के लिए मुख्य धारा विषयक वित्त उपलब्ध कराने का भी प्रयास करता है। इसी संरचना देखें तो एक केंद्रीय, एक वित्तीय पर्यवेक्षक, ठीक है, जो निगरानी रखता है जो इसमें पैसा वगैरह आता है उसकी। केंद्रीय बैंक जैसे हमारा देश का RBI हो गया। सचिवालय कहाँ पे इसका, इसके सचिवालय का प्रबंधन जो है बैंक डी फ्रांस द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या है, 4 अन्य मसालों के लिए गुणवत्ता मानकों का निर्धारण। कौन से मसाले देख लेते हैं। तो मसालों को और पाक कला में काम आने वाली जो जड़ी बूटी होती हैं उन पर जो कोडेक्स समिति होती है, ठीक है, कोडेक्स समिति, कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, इनके बारे में नीचे देखेंगे। कोडेक्स समिति क्या है, इनके द्वारा जो लौंग, अजवाइन और तुलसी और अदरक है इसके लिए गुणवत्ता मानकों को अंतिम रूप देकर उसे लागू करने के लिए सिफारिश की गई। ठीक है, तो ये समिति ने 4 नए मानकों को कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन इसके पास अंतिम मंजूरी और लागू करने के लिए भेज दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। CCSCH जो ऊपर दे रखा था ये क्या है, 2013 में CCSCH कोडेक्स कमोडिटी समिति में सबसे नई है। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर आती है। ठीक है, ये सबसे नई है, 2013 में बनी है ये। ठीक है, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कलिनरी हर्ब्स, इसका अध्यक्ष भारत है फिलहाल, और मसाला बोर्ड जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आता है इसके सचिवालय का दायित्व निभाता है। ठीक है, इस समिति का मुख्य कार्य क्या है, उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जो कोडेक्स सिद्धांत है, ठीक है, कोडेक्स सिद्धांत ये यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन, और निष्पक्ष व्यापार पद्धतियों के अनुसार मसालों और पाक कला में काम आने वाली जड़ी बूटियों के जो सूखे हुए
निर्जलित, साबुत अवस्था या पिसा हुआ, टूटा हुआ, कुटा हुआ, इस प्रकारों के लिए वैश्विक मानकों का विचार, विकास और प्रचार करती है। ठीक है, तो ये कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन है क्या? तो ये 1963 में बनी थी। ठीक है, CAC संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन, जो फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर सरकारी क्या है, निकाय है। ठीक है, इसका गठन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। तो अगला टॉपिक क्या है? GS पेपर 3, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। ठीक है, तो UN रिपोर्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी जो हमारा ये द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग द्वारा इसको तैयार किया गया है। ठीक है, इसको किसने तैयार किया है? ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट तैयार किया आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र के है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र की वनों के लिए राजनीतिक योजना 2030 के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति का शुरुआती विवरण दिया गया है। इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? तो इसमें जो है विभिन्न देशों के लिए वनों का प्रबंधन, मतलब जो फॉरेस्ट है उनका मैनेजमेंट करना, इसके आने वाली चुनौतियों को कोविड-19 महामारी ने और बढ़ा दिया है। ठीक है, समग्र प्रभाव देखें तो कोविड-19 केवल एक स्वास्थ्य संकट ही नहीं है, बल्कि इसकी वजह से कई जिंदगियां और जो आजीविका हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अत्यधिक गरीबी, असमानता, खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी उत्पन्न हुई है, और इसने जो हमारी इच्छित भविष्य है, फ्यूचर वी वांट, ठीक है, अच्छा वर्ड है, फ्यूचर वी वांट, इसको हमारी पहुंच से और दूर कर दिया है। ठीक है, इस टाइप के वर्ड आप जैसे ऐसे वगैरह लिखे, तो अगर लिखे तो अलग ही उसका इम्पैक्ट पड़ जाए। हिंदी में क्या था? हमारा इच्छित भविष्य जो हम चाहते हैं, ये इसकी जगह होगा भविष्य जो हम चाहते हैं, इस टाइप से अच्छा लगेगा देखने में। वैश्विक उत्पादन पर प्रभाव, ऐसे अनुमान है कि जो 2020 में विश्व सकल उत्पाद था उसमें लगभग 3% की गिरावट हुई है। यह वैश्विक महामंदी के बाद वैश्विक उत्पादन में सर्वाधिक तीक्ष्ण गिरावट है, मतलब 1-1.5 साल में तीक्ष्ण गिरावट है सबसे ज़्यादा। आर्थिक मोर्चे पर देखें तो वनों पर निर्भर आबादी को नौकरी खोने, आय में कमी, बाज़ारों और खबरों तक पहुंच में कमी, और कई महिलाओं और युवाओं के लिए जो है मौसमी रोजगार में कमी का सामना करना पड़ा है। कई वन आश्रित समुदाय भी हैं। ठीक है, जैसे कि देख लेते हैं कौन से हैं। तो विशेष रूप से दूर दराज अथवा दुर्गम स्थानों में रहने वाली जो आबादी है उसको स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मतलब अगर वहाँ पे कोरोना जैसे फैल गया तो उसे मेडिकल जो वो होती है वो नहीं मिल पा रही है, और इनके लिए चलाए जा रहे सरकारी सहायता कार्यक्रम और बुनियादी सेवाएं भी बाधित हुई हैं। ठीक है, महामारी के कारण उत्पन्न हुई स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक जो परिणाम है उनसे वनों पर दबाव बढ़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो स्थानीय लोग और स्थानीय समुदाय हैं उनके साथ साथ जो वापस लौटने वाले जो प्रवासी और शहरी श्रमिक हैं, अपनी ओर बढ़ती हुई जो अति संवेदनशीलता को राहत देते भोजन, ईंधन, आश्रय, कोविड-19 इनके जोखिमों से सुरक्षा की तलाश में जंगल में काफ़ी भीतर तक जो है शरण ले चुके हैं। 1 मिलियन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है, और वर्ष 1980 से 2000 तक जो उष्णकटिबंधीय वन है उनका 100 मिलियन हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल नष्ट हो चुका है अभी तक। शुरुआती के तौर पर अगर देखें तो संवहनीय रूप से जो संसाधन संपन्न और प्रबंधित वन थे उनके माध्यम से रोजगार, आपदा जोखिम में कमी, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा विस्तार को बढ़ाया जा सकता था। वैश्विक स्वास्थ्य के संबंध में अगर देखें तो वनों की सुरक्षा, इसकी पुनर्स्थापना, भविष्य में होने वाली जो जूनोटिक बीमारी, मतलब इंसान से इंसान में जो फैलते हैं वो जूनोटिक बीमारी होती है, उसके प्रकोप के जोखिम को कम करने में सक्षम पर्यावरणीय कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, रिपोर्ट में जो है कोविड-19 के खतरों, जलवायु परिवर्तन, वनों के सामने आने वाले जैव विविधता संकट, इससे निपटने के लिए अधिक संवेदनशील एवं हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था को शामिल करते हुए जो भविष्य है उसके लिए कार्रवाई कार्यक्रम निर्धारित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। ठीक है, अगला है प्रीलिम्स फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि 1 मई को था, तो वर्ष भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया जिसे मे डे भी कहते हैं 1 मई को। इस तिथि को समाजवादी और कम्युनिस्ट राजनीतिक दलों के एक पैन नेशनल संगठन द्वारा चुना गया था। ठीक है, इस दिवस को 4 मई 1886 इसको शिकागो की एक सूखी घास के बाजार में हुई घटना की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, 1886 ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ठीक है, भारतीय नौसेना ने ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए
राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का लॉन्च किया। ठीक है, जैसे वंदे भारत है ना, विदेशों से अपने देश के लोगों को लाए, मालदीव, श्रीलंका और ईरान से। ठीक है, ऐसे ही से भी स्टार्ट किया गया। तो राहत कार्य हेतु सशस्त्र बलों को आपातकाल वित्तीय शक्तियाँ दी गई। तो जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जो सशस्त्र बल थे उनको आपातकालीन वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की, ताकि इन्हें देश में वर्तमान कोविड महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए सशक्त किया जा सके। ठीक है, आपातकालीन वित्तीय शक्तियाँ फॉर्मेशन कमांडरों के लिए महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के विभिन्न जो सेवा और कार्य के प्रावधान के अलावा जो क्वारंटीन सुविधाएँ हैं, अस्पताल स्थापित हैं, संचालित करने उपकरण हैं, वस्तुएँ हैं, सामग्रियाँ हैं, दुकानों की खरीद है, उपकरण की मरम्मत के कार्य हैं, संबंधी गतिविधियों हेतु मदद हो सके। ठीक है, कुछ मतलब वित्तीय सेवा शक्ति उनको पहले से ज़्यादा दी गई है अब। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी उसके अलावा देखिए, मैं अब फिर एक बार बता देता हूँ कि 1 से 30 मई तक डेली करंट अफेयर अपलोड करूँगा। ठीक है, कोई फिक्र नहीं, आप देखें ना देखें, पर जो वो है, जो PT 365 है, उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ मैं। इसमें सिर्फ ये है कि मेरा भी पूरे मंथ का चलता रहेगा। इससे क्या होता है, जब आपकी मंथली मैगज़ीन आती है ना, उसमें काफ़ी ईजी हो जाता है अगर डेली का करंट अफेयर आपने कर रखा हो। ठीक है, तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, मेरा टाइम हाफ टाइम में मैं उसे कवर कर लूँगा, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही अगर उसकी विज़न की नहीं आती, हालांकि 27 का भी कंफर्म नहीं है डेट, पोस्टपोन भी हो सकता है प्रीलिम्स, पर अगर नहीं पोस्टपोन होते तो विज़न की लेट आती है, तो मैं उससे पहले जो है इसकी इनसाइट की मंथली करंट अफेयर जो भी आएगी वो करवा दूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी जब भी आएगी तभी करवा दूँगा। तो डेली डालूँगा मैं इस पर इनसाइट की। अगर आपको विज़न की चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। अगर विज़न के लिए ज़्यादा मैसेज होंगे तो विज़न के डेली करंट अफेयर जो है करवा दूँगा। करंट अफेयर में कितना टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट। ठीक है, अगर आप इसे 1.75x पे या 2x पे करके देखेंगे तो आपके मुश्किल से 10 या 12 मिनट में लगेंगे, और इस डेली 10-12 मिनट करेंगे आप 1 महीने तक। उसके बाद जब आप मंथली करेंगे तो आपका हाफ टाइम में वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जून में आपको टाइम कम मिलेगा मई की करंट अफेयर देने के लिए। ठीक है, तो अब डेली डालूँगा मैं, देखना हो तो प्लीज़ आके आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो।